इसके साथ साथ पतंजलि के स्वदेशी के भी कुछ संस्थान हैं। जब पतंजलि ने दवाइयां लोगों को आयुर्वेद से उपचार करना शुरू किया, तो लोग जब दवाइयां लेते थे झंडू की, बैद्यनाथ की, डाबर की, तो वो तो कंपनियां ऐसी हैं जिनको मुनाफा कमाना है। तो वो जैसे च्यवनप्राश बनाना है, तो च्यवनप्राश में एक तो आंवला डालना है, आंवले के साथ 35 जड़ी बूटियां डालनी है, केसर डालना है, देसी घी डालना है, इलायची डालनी है, और ऐसी जड़ी बूटी डालनी है जो 2000 रुपए किलो की है। अब उनको 250 रुपए किलो में च्यवनप्राश बेचना है, तो 2000 रुपए वाली जड़ी बूटी को गायब कर देंगे। शकरकंदी केवल आलू का चूरा डाला और केवल चीनी डाली और ऐसा च्यवनप्राश बना देंगे। तो दवाइयां आयुर्वेद की खराब थी और उनसे लाभ नहीं हो रहा था, तो सबसे पहले पतंजलि ने अपनी दवाइयां बनाने के लिए दिव्य फार्मेसी बनाई। उसके बाद पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया। ये सामने आप देख रहे हैं दिव्य फार्मेसी, पहली जहां पर भस्में बनाई जाती हैं, जहां पर आयुर्वेद की दवाएं बनाई जाती हैं। फिर पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया गया। फिर पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया। देश का लाखों टन आंवला, एलोवेरा खराब हो जाता था, उसको पैक करके आंवले का, एलोवेरा का, आंवले का जूस सबसे पहले पतंजलि योगपीठ ने बनाना शुरू किया। किसने बनाना शुरू किया और कितने रुपए लीटर उपलब्ध करवाया? केवल 80 रुपए लीटर। ताजा आंवला भी लेंगे तो महंगा पड़ेगा, पूरे साल देश के लोग आंवला पी सकें, आंवला खा सकें, आंवले का लाभ ले सकें, इसके लिए पतंजलि ने उपलब्ध करवाया। एलोवेरा जूस पतंजलि ने 150 रुपए का 1 लीटर उपलब्ध करवाया। 2011-12 में जब उपलब्ध करवाया था तो 150 रुपए का 1 लीटर था। अभी उसकी कीमत 200 रुपए के आसपास है, अभी भी बहुत महंगा नहीं हुआ है। आप में से ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्होंने एलोवेरा जूस 2010 से पहले एमवे कंपनी का या फॉरएवर कंपनी का पहले 1000, 1200 या 2000 रुपए लीटर खरीदा है? एक बार खड़े होकर बताएं, कौन से सन में कितने रुपए लीटर खरीदा था? कितने रुपए का? 1.5 से 2000 रुपए का 1 लीटर 2009 में इस भाई ने एमवे कंपनी का एलोवेरा खरीदा था। 1200 रुपए का 1 लीटर इन्होंने खरीदा था। ताली बजाओ इनके लिए। आपने कितने रुपए का 1 लीटर खरीदा था दयाराम जी? हमारे गोपालगढ़ विद्यालय में, हरियाणा में, रेवाड़ी में बेचने के लिए आया करते थे 1000 रुपए लीटर का। 1000 रुपए लीटर बेचने के लिए आते थे इनके यहां। आपने कितने का खरीदा था? है जी, 935 रुपए का आंवले का जूस खरीदा था। और कोई है? इनकी नानी के घर में 1500 रुपए का 1 लीटर था जी। 1100 रुपए का 1 लीटर इन्होंने खरीदा है। और ये कब खरीदा है? 2000 से लेकर 2010 तक। 2010 के बाद पतंजलि ने एलोवेरा लॉन्च किया और केवल 150 रुपए का 1 लीटर लॉन्च किया। अब आप कहेंगे, अब जिनको 1500 रुपए में बेचना था तो उन्होंने क्या कहा कि पतंजलि का जो एलोवेरा जूस है ना वो अच्छा नहीं है, हमारे वाला अच्छा है। एलोवेरा में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। एलोवेरा में छिलका उतारो, पल्प को मिक्सी के अंदर घुमा दो, थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल के पीएच बैलेंस कर दो, बैक्टीरिया ना पनपे इसके लिए थोड़ा सा उसका पीएच बैलेंस करके उसको एयर टाइट पैक कर दो, और कोई टेक्नोलॉजी नहीं। एलोवेरा घर में बनाया जा सकता है एलोवेरा जूस। तो जिसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं वो सामान विदेशी कंपनियां 2-2 हजार रुपए लीटर बेचती हैं, 200 रुपए का सामान, और पतंजलि ने वही 150 रुपए का सबसे पहले उपलब्ध करवाने का काम किया। आपके मन में कई बार आएगा ना कि सोशल मीडिया में कि स्वामी जी तो व्यापारी हो गए, पतंजलि तो व्यापार करती है, पतंजलि तो लूटती है, पतंजलि की चीजें तो बहुत महंगी हैं। पतंजलि की केवल वही चीजें महंगी हैं जो असल में महंगी हैं, जो सस्ती हैं उनको सस्ते दाम पर उपलब्ध करवाते। तेल महंगा है पतंजलि का, इसलिए महंगा है क्योंकि तेल शुद्ध लेना है तो महंगा मिलेगा। तिल का तेल महंगा है पतंजलि का, सस्ता नहीं है। असली तिल का तेल उससे कम में यदि कोई देता है तो इसका मतलब वो असली नहीं हो सकता। तो ये दिव्य फार्मेसी बनाई गई, पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क बनाया गया, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड बनाया गया, पतंजलि परिधान बनाया गया, सोलर एनर्जी बनाई गई, पतंजलि भरवा सॉल्यूशन बनाई गई, पतंजलि निशुल्क योग का प्रचार प्रसार, किसानों से गोबर खरीदना, उपले खरीदना, गन्ना खरीदना, ये सारी सेवाएं, आपदा में सेवा करना। केदारनाथ में जब आपदा हुई तो पतंजलि सबसे पहले आगे पहुंची और उन्होंने सेवा की। अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बनाने का काम हो,
पतंजलि ने कितनी सेवाएं की हैं उनकी मैं अगर चर्चा करूं तो 4-5 दिन तो केवल इसी सब्जेक्ट के लिए चाहिए। मैं अभी इसको रोकता हूं क्योंकि अगला सब्जेक्ट भी लेना है, समय कम है, आपको बहुत कुछ सिखाना है, बहुत कुछ बताना है। तो अभी आज हमने संस्था परिचय के बारे में थोड़ा सा आपको बताया। अब आपको कोई इसके बारे में पूछना हो तो लिख दें, पर्ची दे दें आदरणीय रामजीवन जी को, प्रभारी जी को, वो पर्ची लेकर आएंगे, जो उत्तर देने योग्य प्रश्न होगा उसको उत्तर दिया जाएगा। अभी आपको परिचय दे दिया, अब अगला स्टेप है आपको संगठन की रीति नीति सिद्धांत और मर्यादाएं बताएं। आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना। आप पतंजलि के परिवार के सदस्य हैं, आप पूज्य स्वामी जी महाराज के मानस पुत्र हैं, तो आपको कैसे दिखना चाहिए, कैसे आपका जीवन होना चाहिए, हमारा संगठन क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी मर्यादाएं क्या हैं, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। और ये जो अभी संगठन नीति निर्देशिका, संगठन सिद्धांत, संगठन की रीति नीति, संगठन की मर्यादा जो आपको बता रही हैं, वो सब संगठन के कार्यकर्ताओं को पालन करनी है। सेना और भीड़ के अंदर क्या अंतर है? सेना में कोई सेनापति होता है, सेना का कोई उद्देश्य होता है, सेना का एक डेकोरम होता है, सेना में एक हायरार्की होती है, सेना में एक अनुशासन होता है, और भीड़ में कोई अनुशासन होता है। जैसे चंबल के अंदर डाकुओं का भी गिरोह होता है ना, तो उसमें वो कुछ नियम तो बना लेते हैं कि गिरोह के सरदार की बात माननी है, लेकिन वो कभी भी कोई बड़ा काम कर सकता है? कोई गिरोह, कोई दल, कोई गैंग, कोई भीड़, उसका कोई एक निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उसमें अनुशासन नहीं होता, उससे कोई सृजनात्मक काम नहीं हो सकता। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ लोग कई बार गैंग बना लेते हैं, मतलब सिद्धि के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वो संगठन नहीं होता। संगठन तो वही होता है जिसकी कोई रीति नीति, सिद्धांत, मर्यादा, लक्ष्य, उद्देश्य और सिद्धांत हो। तो हमारी जो नीति निर्देशिका है, हमारा सिद्धांत और हमारे जो मर्यादा है, हमारी कार्य पद्धति है, वो क्या है, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो हमारे जो संगठन की संस्कृति है वो करिष्य वचनम तव की संस्कृति है। क्या संस्कृति है? करिष्य वचनम तव। मतलब कि हमें जो गुरु की आज्ञा मिली, जो मुख्यालय का निर्देश मिला, उसका पूर्ण पालन करना है, उसमें कोई भी कोताही नहीं करनी, उसमें कोई भी हमें आलस्य, प्रमाद नहीं करना, उसमें कोई भी हमें आग्रह नहीं रखना, कोई भ्रम और संशय नहीं रखना। हमारे संगठन की संस्कृति है कि 100% निर्देशों का पालन करना। हमारे संगठन के हर कार्यकर्ता के लिए 7 सिद्धांत हैं। वो 7 सिद्धांत क्या क्या है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो राष्ट्रवादी होगा। तो कोई व्यक्ति ये चाहता है कि संगठन के अंदर हम अलग प्रदेश बनाएंगे, प्रांत बनाएंगे, हमें अलग से देश के हितों को दूर रख के कोई चीज करनी है, तो वो हमारे संगठन का कार्यकर्ता हो सकता है क्या? पदाधिकारी हो सकता है? तो हमारा पहला सिद्धांत क्या है? राष्ट्रवादी होना। हमारा हर कार्यकर्ता क्या होगा? राष्ट्रवादी होगा, व्यक्तिवादी नहीं होगा, जातिवादी नहीं होगा, क्षेत्रवादी नहीं होगा। अगर कोई कहता है कि ये मेरी जाति का व्यक्ति है और मैं तो इसी के साथ चलूंगा, चाहे वो देश का नुकसान करने के धरना प्रदर्शन में शामिल हो, तो वो हमारा कार्यकर्ता नहीं हो सकता। हमारा दूसरा सिद्धांत है पराक्रमशीलता। हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो पराक्रमी होगा। दूसरा, हमारा जो कार्यकर्ता होगा वो विनयशील होगा। कई बार पराक्रमी होता है तो व्यक्ति झगड़ा करता रहता है, पराक्रम के साथ साथ विनयशीलता होगी। पराक्रम वही दिखाएगा जहां दिखाने की आवश्यकता हो, अन्यथा पूरी विनय के साथ, बड़ों की मर्यादा के साथ, बड़ों के सम्मान के साथ। हमारा कार्यकर्ता पारदर्शी होगा, उसके जीवन में पारदर्शिता होगी। ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता सामने तो कुछ दिखे, पीछे कुछ हो। हमारा कार्यकर्ता अध्यात्मवादी होगा। हमारा कार्यकर्ता धार्मिक ढोंग आडंबर को मांगने वाला नहीं होगा। हमारा कार्यकर्ता अध्यात्मवादी होगा। ईश्वर को तो मानेगा, लेकिन ईश्वर के नाम से, मत, पंथ, मजहब के नाम से जो ढोंग आडंबर पाखंड है उसको मानने वाला नहीं होगा। अध्यात्मवादी और धार्मिक में क्या अंतर है कि धार्मिक व्यक्ति केवल कर्म कांड को मानेगा, अध्यात्मवादी व्यक्ति हर जगह, हर क्षण ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करेगा। हमारा कार्यकर्ता मानवतावादी होगा, उसके लिए मानवता की सेवा, मानव की सेवा, मानवता की सेवा वो सबसे सर्वोच्च शिखर पर होगी। हमारे कार्यकर्ता के लिए सप्त मर्यादाएं हैं। सबसे पहले हमारा कार्यकर्ता शाकाहारी होगा। हम किसी को प्राण दे नहीं सकते, तो हमें प्राण लेने का अधिकार नहीं है।
अच्छा, मैं कहता हूं पुराने जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, सागर के किनारे जो रहते थे उनकी फसल नहीं होती थी, तो उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। पहाड़ के ऊपर जो रहते थे उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो उस समय मजबूरी थी तो ठीक है, लेकिन अब मजबूरी नहीं है। अब हर जगह अन्न उपलब्ध है, तरह तरह की फल सब्जियां उपलब्ध हैं। तो अब किसी को टेस्ट के लिए भोजन नहीं करना। कभी ऐसी कोई परिवार ऐसा है कि जिसके प्राणों के ऊपर संकट है, वो करे तो समझ आता है, लेकिन टेस्ट के लिए करना अच्छी बात नहीं है। तो शाकाहारी होंगे, निर्व्यसनी होंगे। हमारा कार्यकर्ता शराब का सेवन नहीं करेगा, गांजे का सेवन नहीं करेगा, गुटखे का सेवन नहीं करेगा। हमारा कार्यकर्ता धूम्रपान नहीं करेगा। हमारा कार्यकर्ता निर्व्यसनी होगा। आप में से कौन कौन है जो कभी शादी ब्याह में कभी बियर ले लेते हैं कार्यालय में, कि जी मजबूरी में कभी कभी एक आध बार लेनी पड़ी है, या जीवन में जिन्होंने चखी है? ऐसे कौन कौन है जिन्होंने जीवन में कभी भी बियर, शराब या गांजा या भांग कभी कभी एक आध बार चखा है? शर्माने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। कई बार देखा देखी हो जाता है ना शादी ब्याह में, राजपूतों में कई बार ये होता है कि जी हमारे यहाँ तो परंपरा है। राजस्थान में कुछ परिवारों में व्यक्ति दूल्हा बन के जाता है तो उनका स्वागत ही शराब के साथ करते हैं। अफीम अगर राजस्थान में नहीं खिलाओ तो यह माना जाता है कि इसने तो अपमान कर दिया। तो इन गलत परंपराओं को हमें तोड़ना है। तो यहां से संकल्प लेकर जाना है कि अब जीवन में कभी भी किसी भी नशे वाली चीज को अपने शरीर से संपर्क नहीं होने देंगे। हमारा कार्यकर्ता स्वस्थ होगा, हमारे कार्यकर्ता को बीमार होने की अनुमति नहीं है। हमारा कार्यकर्ता समर्थ होगा। देखिए, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि दरिद्रता का अर्थ आध्यात्मिकता नहीं है। आपने पतंजलि में कहीं दरिद्रता देखी? हमारा सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में खूब वैभव हो, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में त्याग हो। पतंजलि में खूब वैभव है ना, खाने पीने की खूब चीजें, खूब गद्दे हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज कहां सोते हैं? जमीन के ऊपर। खूब कपड़े हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज केवल 2 कपड़े पहनते हैं। खूब भोजन की वस्तुएं हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज केवल 2 समय थोड़ा सा आहार करते हैं। तो व्यक्तिगत जीवन त्याग वाला और सार्वजनिक जीवन वैभव वाला। तो आपको अपने सार्वजनिक जीवन में, आपको अपने घर परिवार में समर्थ बनना है। जो कार्यकर्ता असमर्थ है ना, कमजोर है, जो कोई मेहनत मजदूरी करता है, उसको हम कहेंगे कि गांव में जाकर योग सिखाओ। उसको हमें सेवा में नहीं लगाना, उसकी सेवा करनी है। समर्थ व्यक्तियों से सहयोग से असमर्थ व्यक्तियों की हमें सेवा करनी है। तो हमारे कार्यकर्ता को अपना सामर्थ्य भी बढ़ाना है। जब पूज्य स्वामी जी महाराज अगर केवल दान मांगते तो दान से इतनी बड़ी संस्था बनती? पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश की आवश्यकता के अनुसार दान भी मांगा, और दान से लोगों ने यदि 10 करोड़ रुपए दान दिया तो उसको ऐसा प्रयोग किया कि उसका एलोवेरा बनाना शुरू किया। एलोवेरा में 20-30 रुपए का प्रॉफिट किया और देश के लोगों को 1000 रुपए से सस्ता उपलब्ध करवा दिया। तो ऐसे आपको भी बुद्धि का प्रयोग करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है। तीसरा, हमारा कार्यकर्ता समर्पित होगा। उसका जीवन पूरी तरह से देश के लिए, संगठन के लिए समर्पित होगा। पूर्ण समर्पण हमारे कार्यकर्ता का सिद्धांत, मर्यादा है। गैर राजनीतिक जीवन, हमारे जितने पदाधिकारी हैं वो सब गैर राजनीतिक जीवन जिएंगे। आपको अपने संगठन के पटके के साथ, बैज के साथ, पहचान के साथ किसी राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं। आप व्यक्तिगत तौर पर किसी को वोट दे सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पर किसी से मिल सकते हैं, लेकिन संगठनात्मक तौर पर, सार्वजनिक तौर पर हमारा जो पदाधिकारी है वो गैर राजनीतिक होगा। अब कोई सामान्य कार्यकर्ता योग शिक्षक है, वो कई बार कहीं जुड़ा होता है, तो वो वहां पर योग शिक्षक के रूप में नहीं जाए पटका डालकर। अब हमारा कोई योग शिक्षक किसी वामपंथी, किसी राष्ट्रद्रोही पार्टी के कार्यक्रम में चला जाए, जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 वापस लाने की बात करते हैं फारूक अब्दुल्ला, उसके कार्यक्रम में अंग वस्त्र के साथ जाए तो अच्छा लगेगा? तो मर्यादा का ध्यान रखना है। गैर राजनीतिक जीवन हमारी मर्यादा है। राष्ट्र हित में हमें प्रतिदिन 2 घंटे के लिए देश के लिए समय देना है। यह हमारे कार्यकर्ता से हमारी अपेक्षा है, यह उसकी मर्यादा है। तो आप सब देंगे ना रोज कम से कम 2 घंटे का समय? हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की 5 प्रतिज्ञाएं हैं। वो प्रतिज्ञाएं क्या क्या है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो खुद अपने जीवन में 100% राष्ट्रवादी चिंतन करेगा। 100% मतदान हमें करना है।
चुनाव नहीं लड़ना, गैर राजनीतिक रहना है, लेकिन 100% मतदान खुद भी करवाना है और दूसरों से भी करवाना है। मतदान किसको करना है? जो राष्ट्रवादी पार्टी है, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति है, जिससे देश का कोई भला हो सकता है। 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार करना है। 100% देशभक्त लोगों को संगठित करना है कि देशभक्त एक भी व्यक्ति छूटे नहीं, वो हमारे संगठन के साथ जुड़े। और 100% हमें योग में भारत का निर्माण करना है। ये हमारी 5 प्रतिज्ञाएं हैं। कोई पूछे ना कि आपको क्या करना है, तो आप बता सकें कि हमें स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान भारत बनाना है, परम वैभवशाली भारत बनाना है, हमें भारत में विदेशी कंपनियों का 100% बहिष्कार करना है, हमें भारत के देशभक्त लोगों को जोड़ना है। ये आपको कोई पूछे तो बड़े रूप में क्या बताओगे? एक तो आप कहोगे जी हम तो योग सिखाते हैं। योग सिखाना तो हमारा डेली का काम है, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है? हमें जाना कहां है? भारत कैसा बनाना है? योग तो उसका एक पार्ट है, लेकिन हमें बड़े रूप में भारत को, समग्र भारत का परिवर्तन करना है। आपको स्पष्ट हुआ जो हम यहां से बात करना चाहते हैं? हमारे संगठन को में कार्यकर्ताओं को अपने गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी है, ईश्वर के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी है, राष्ट्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी है और संगठन के प्रति भी पूर्ण निष्ठा रखनी है। संगठन की जब बात आए, संस्था की जब बात आए, तो पूरी कट्टरता तो गलत शब्द हो जाता है, दृढ़ता रखनी है। यह हमारा बैनर है। योग की कक्षा में आपको ऐसा बैनर लगाना है। बैनर में किसी सीएम की फोटो नहीं लगानी, बैनर में किसी नेता की फोटो नहीं लगानी, और बैनर में आपको अपनी फोटो भी नहीं लगानी, अपना नाम लिख सकते हैं, योग शिक्षक का नाम और संपर्क सूत्र। तो ये हमारे बैनर का प्रारूप होगा। संगठन में आप कोई भी बैनर प्रयोग करेंगे तो आपको संगठन के अनुसार ही प्रयोग करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना कि किसी ने मुलायम सिंह यादव के साथ बना रखा है, किसी ने मायावती के साथ, किसी ने ममता के साथ, किसी ने किसी की फोटो लगानी है। आपको फोटो प्रयोग करनी है तो किनको करोगे? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, इनकी आप फोटो, जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के महापुरुष हैं, जो हमारे राष्ट्रीय जीवन के महापुरुष हैं, जो शांति धर्मा महापुरुष हैं, जो क्रांति धर्मा महापुरुष है, आप उनकी फोटो का प्रयोग कर सकते हैं। संगठन में आपको जो निर्देश दिए जाएं उसी का पालन करना है। कोई विवादित विषय के ऊपर अपने बयान नहीं देने। आपके यहां किसी हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो गया, किसी का आरक्षण के नाम पर झगड़ा हो गया, तो आपको संगठन के पदाधिकारी के तौर पर अपनी स्टेटमेंट जारी नहीं करनी चाहिए क्या? धारा 370, राम मंदिर, आरक्षण, ऐसे मुद्दों पर जिनसे कोई आपका हमारा संबंध नहीं है, जिनका कोई समाधान नहीं है, उनके ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमें मीडिया को अपनी शक्ति बनाना है, मीडिया को अपनी कमजोरी नहीं बनाना। संगठन में अब आप कहेंगे जी हम आ गए, हमारी योग्यता का मूल्यांकन कैसे होगा? किसी को जिला प्रभारी, राज्य प्रभारी, किसी को बड़ी सेवा देनी है, तो योग कक्षा तो सब लगाते हैं, तो आपका मूल्यांकन कैसे होगा? तो संगठन में मूल्यांकन के मापदंड क्या हैं, लिख लीजिए। संगठन में आपकी योग्यता किस स्तर की है, उसके मापदंड क्या हैं? आपने कितने योग शिविर लगाए? आप एक जगह योग सिखाते हैं तो वो क्या है? योग की कक्षा। और जब आप 7 दिन 5 दिन के लिए कहीं दूसरी जगह योग सिखाते हैं, 7 दिन बाद वहां किसी और को वहां पर नियुक्त कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? योग शिविर। शिविर का मतलब क्या है? टेम्परेरी। पहले शिविर लगता था ना, शिविर का मतलब टेंट, शिविर का मतलब तंबू, शिविर का मतलब अस्थायी कार्य। तो योग शिविर का मतलब योग को सिखाने के लिए टेम्परेरी हम वहां पर गए हैं। योग कक्षा का मतलब जहां पर हम परमानेंट योग सिखाते हैं। तो आपने कितनी योग की कक्षा लगाते हो? कोई व्यक्ति तो सुबह 1 योग की कक्षा लगाता है, कोई कहता है कि मैं तो सुबह सुबह 2 योग की कक्षाएं लगाता हूं, कोई शाम को भी योग की कक्षा लगाता है, कोई दिन में भी विद्यालय में जाता है। तो आप कितनी योग की कक्षाएं लगाते हो? आपकी कक्षा में कितने लोग आते हैं? कोई कक्षा तो 2 लगाता है, लेकिन दोनों कक्षाओं में 10-10 व्यक्ति आते हैं। किसी की कक्षा तो एक ही है, लेकिन उसी कक्षा में 250 व्यक्ति आते हैं। तो किसका काम ज्यादा हुआ? 250 वाले का ज्यादा हुआ ना। तो आपने कितने योग शिविर लगाए हैं? कोई व्यक्ति तो एक ही जगह योग करवाता है, लेकिन एक व्यक्ति
अपनी कक्षा को अपने सहयोगी को देकर गांव में जाता है, कॉलोनी में जाता है, गली मोहल्ले में जाता है और वहां पर निरंतर 7-7 दिन के योग शिविर लगाता है। तो समाज की सेवा किसने ज्यादा की? एक जगह रहने वाले ने या अलग अलग जगह जाने वाले ने? नए लोगों को जोड़ा ना उसने। तो योग शिविर कितने लगाए, कितनी योग की कक्षाएं, योग की कक्षा में कितने लोग आते हैं, कितना डोनेशन कलेक्ट किया, कितने योग शिक्षक आपने बनाए। हमें नए लोगों को योग शिक्षक बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप यहां पर आए तो आपको कैसा लगा? अगर देश के 1 करोड़ लोग यहां पर आ जाएं और उनको हम ये ट्रेनिंग दे दें तो हमारा भारत अच्छा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। लेकिन वो 1 करोड़ लोग कैसे आएंगे? आप जब पहले उनको 100 घंटे की ट्रेनिंग जिले में देंगे। तो आपने कितने सहयोगी योग शिक्षक बनाए? 1100 रुपए के साथ जो शिक्षक बनाते हैं ना, उसका उद्देश्य 1100 रुपए लेना नहीं है। अब आपसे कोई कह सकता है जी 1100 रुपए क्यों लेते हैं? 1 करोड़ लोगों को जोड़ना है तो 1100 रुपए की क्या जरूरत है? 1100 रुपए हरिद्वार में नहीं मंगवाए जाते। 1100 रुपए तो जिले में इसलिए लिए जाते हैं कि जिससे 1100 रुपए लेंगे उसमें गंभीरता बनी रहेगी, वो सीखेगा। और जब कोई व्यक्ति कुछ देता है ना, किसी मंदिर में 1 ईंट भी लगती है तो उस मंदिर को जब तोड़ता है तो उसको लगता है कि मेरा मंदिर टूट रहा है। तो थोड़ा सा दान क्यों लेते हैं? इसलिए कि आपको लगे कि पतंजलि आपकी है। और 1100 रुपए वहीं जो प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं में खर्च कर दिए जाते हैं, उसमें हरिद्वार नहीं बुलाए जाते। तो आपने कितने योग शिक्षक बनाए, कितने आपने कार्यकर्ता जोड़े? आपने शिक्षक तो नहीं बनाए, लेकिन आपने गोष्ठी की, आपने सेमिनार किया, आपने बहुत से लोगों को जोड़ा। आपकी आर्थिक और चारित्रिक सुचिता कैसी है? कोई व्यक्ति काम तो बहुत करता है लेकिन उसके ऊपर आरोप है कि ये जहां जाता है वहां पर पैसे लेकर जेब में डाल लेता है, ये अपने डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार करता है। तो ऐसे लोगों को तो हम अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते ना, पदाधिकारी नहीं बना सकते। तो आर्थिक और चारित्रिक शुचिता कैसी है, नेतृत्व की क्षमता कैसी है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है? वो व्यक्ति अच्छा तो है, काम तो कर लेता है, लेकिन टीम में काम नहीं कर पाता, दूसरों से व्यवहार अच्छा नहीं है। काम तो करता है लेकिन भाषण अच्छा नहीं दे पाता, अपनी बात को समझा नहीं पाता। काम तो करता है, खुद तो काम कर लेता है, लेकिन लीडरशिप नहीं कर पाता, दूसरों को नेतृत्व नहीं दे पाता। तो वक्तृत्व क्षमता कैसा है, समूह में काम करता है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? काम तो अच्छा करता है लेकिन अनपढ़ है। अब काम अच्छा करता है, अनपढ़ है, तो राज्य स्तर का दायित्व नहीं दे सकते ना, क्योंकि राज्य स्तर पर का दायित्व देना है तो ईमेल भी करनी होगी, कई बार किसी IAS IPS से बात भी करना होगा, कुछ लिखा पढ़ी करनी हो सकती है। वाहन है या नहीं है, समय कितना दे सकता है, खुद कितना खर्च कर सकता है, कंप्यूटर आता है या नहीं आता, इन सारी चीजों के आधार पर हम किसी व्यक्ति को जिले और राज्य स्तर पर सेलेक्ट करते हैं। तो ठीक है, ये योग्यता के मापदंड या गलत है? ठीक है ना, आपको समझ आए सब? ऐसे ही आप जो लोग योग्य होंगे उनको इसी के अनुसार आगे हम अलग सेवा का काम देंगे, उनकी सेवा के काम को आगे बढ़ाएंगे, उनका दायित्व बढ़ाएंगे। और आप में से भी हम ढूंढते रहते हैं कि कौन हमें अच्छा व्यक्ति मिले।